हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल गंगा स्टडी बेगूसराय पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको NTPC CBT 1 में कंप्यूटर सेक्शन से पूछे गए क्वेश्चन को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। यह क्वेश्चन पिछले एग्ज़ाम यानी कि इससे पहले जो NTPC का एग्ज़ाम हुआ है उस एग्ज़ाम में कंप्यूटर सेक्शन से जो भी क्वेश्चन पूछा गया है वह सारा का सारा क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर सेक्शन से NTPC CBT 1 में अगर तीन से चार क्वेश्चन पूछा गया है तो उस क्वेश्चन में क्या होता है कि 2 क्वेश्चन लैंग्वेज से पूछा गया है और 1 क्वेश्चन फुल फॉर्म से पूछा गया है। अगर 4 क्वेश्चन दिया गया है तो उसमें से 3 क्वेश्चन भाषा संबंधित है और 1 क्वेश्चन फुल फॉर्म से रिलेटेड है। तो मैं आपको इस वीडियो में भाषा संबंधित जो भी क्वेश्चन हैं वह सभी क्वेश्चन को बता रहा हूं और भाषा संबंधित क्वेश्चन का ही हम लोग एक छोटा सा पार्ट्स इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। चलिए तो हम लोग देखते हैं कि भाषा संबंधित क्वेश्चन क्या सब पूछा गया है। मैं आपको यह क्वेश्चन इसीलिए भी बताना चाह रहा हूं क्योंकि अगले एग्ज़ाम रेलवे का जो भी होगा उस एग्ज़ाम में आपको अगर कंप्यूटर सेक्शन से क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को कहीं पर आपको मिल भी सकते हैं। तो इसीलिए भी इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको एक बार ज़रूर देख लेना चाहिए। चलिए तो हम लोग अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं कि क्वेश्चन पूछा क्या गया है। देखिए क्वेश्चन था कि उबंटू क्या है, UBUNTU क्या है, UBUNTU उबंटू क्या है। तो ऑप्शन क्या था, वेब ब्राउज़र है। ऑप्शन नंबर बी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है। ऑप्शन नंबर सी मालवेयर है। ऑप्शन नंबर डी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका आंसर क्या हो जाता, ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाता है। उबंटू क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं। तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं। MS DOS है, क्या है, MS DOS। एप्पल का मैक OS है और विंडोज 95 होता है, 98 होता है, 2000 होता है, MIXP होता है। यह सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज विस्टा है, क्या है कि विंडोज 7 है, विंडोज 10 है। यह सभी का सभी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। और आपको अगर इस सवाल के अतिरिक्त भी अगर आपसे पूछा जाएगा कि क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम तो आप इस प्रकार से ज़रूर आप बता दीजिएगा। अगले देखते हैं कि क्या था अगला क्वेश्चन इस प्रकार था कि कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाता, CPU इसका आंसर हो जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या होता है, CPU होता है। अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन था कि कंप्यूटर में सहायक मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन क्या था कि कंप्यूटर में सहायक मेमोरी या फिर सेकेंडरी मेमोरी का हिस्सा नहीं था। तो इसके लिए ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए मैग्नेटिक टेप, ऑप्शन नंबर बी प्रोम, ऑप्शन नंबर सी CD-ROM और ऑप्शन नंबर डी फ्लॉपी। तो इसका आंसर क्या हो जाता, ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रोम हो जाता है। कंप्यूटर में सहायक मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी का हिस्सा नहीं है। तो कौन सा नहीं है, प्रोम यानी कि PROM नहीं है। अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन है कंप्यूटर की भौतिक स्मृति में संग्रहित परिणाम निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। क्या क्वेश्चन है, कंप्यूटर की भौतिक स्मृति से संबंधित परिणाम निकालने की प्रक्रिया क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, आउटपुट
प्रोसेस कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाता है? आउटपुट प्रोसेस हो जाता है। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है, कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? तो देखिए इसके लिए ऑप्शन क्या था। ऑप्शन था गूगल, ऑप्शन था सफारी, ऑप्शन अगला था ओपेरा, और क्या था मोजिला, और क्या था फायरफॉक्स। तो इसका आंसर इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाता? गूगल एक वेब ब्राउज़र नहीं है। तो आप समझ गए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन था कि पाइथन क्या है? पाइथन क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाता? प्रोग्रामिंग भाषा है। पाइथन क्या है? प्रोग्रामिंग भाषा है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंटेल कोर i9 एक प्रकार का क्या है? क्वेश्चन क्या था? इंटेल कोर i9 एक प्रकार का क्या है? तो क्या इसका आंसर हो जाता है? प्रोसेसर है। इंटेल कोर i9 एक प्रकार का प्रोसेसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन था कि 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? इस प्रकार के प्रश्न आपको रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में देखने को मिलेगा, जो कि अगले महीने में होने वाला है। तो आप इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन बनते हैं तो आप इस चार्ट को याद रख लें और इस प्रकार के क्वेश्चन को आप निश्चित रूप से आप हल कर पाइएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था? 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो हम लोग देख लेते हैं कि 1 किलोबाइट यानी कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन क्या सकता है। तो देखिए 1 KB को हम लोग किलोबाइट कहते हैं। तो 1 KB बराबर क्या होता है? 1024 बाइट होता है। और 1024 बाइट बराबर क्या होता है? 1 MB होता है, यानी कि मेगा बाइट होता है। और 1024 MB बराबर 1 GB होता है, यानी कि गीगाबाइट। और 1024 GB बराबर क्या होता है? 1 TB यानी कि टेराबाइट होता है। और 1 बाइट में 8 बीट होता है। 1 निबल में 4 बाइट होता है। तो इस प्रश्न के लिए आप क्या आंसर कह सकते हैं कि 1 किलोबाइट बराबर कितना बाइट हो जाता है? 1024 बाइट हो जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न था कि कंप्यूटर के संदर्भ में, प्रश्न क्या था कि कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैकर बॉल एक क्या है? कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैकर बॉल एक क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाता था? इनपुट डिवाइस है। क्या होता है? इनपुट डिवाइस है। तो ट्रैकर बॉल क्या हो जाता है? इनपुट डिवाइस होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार किसने किया? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार किसने किया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? जेम्स गोसलिंग ने किया। किसने किया था? जेम्स गोसलिंग ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार किया। यह हम आपको जो भी क्वेश्चन यहाँ पर दिखा रहे हैं, यह सब का सब क्वेश्चन NTPC CBT 1 में सब क्वेश्चन पूछा गया है और अगले एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। अभी जो कंपटीशन का हाल है, इस दौर को आप ध्यान में रख करके आप मान करके चल सकते हैं कि ग्रुप डी के एग्ज़ाम में भी आपको एक क्वेश्चन किसी न किसी सेट में देखने को मिल सकता है। यह मेरा मानना है और इसी वहाँ पर हमको ज़्यादा दिक्कत नहीं हो, इसीलिए ग्रुप डी की तैयारी करने वाले जो भी हमारे दोस्त हैं वह इस प्रकार के क्वेश्चन को एक बार ज़रूर देख करके चलें। इस प्रकार के क्वेश्चन को वे इग्नोर बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आपको सिलेक्शन दिलाने में कहीं ना कहीं आपको दिक्कत कर सकता है अगर आप इस तरह के क्वेश्चन को इग्नोर करते हैं। और आप जानते हैं कि 1 नंबर का एग्ज़ाम में क्या वैल्यू होता है। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन था कि MS ऑफिस 2010 की एक्सेल वर्कबुक में डिफ़ॉल्टर तौर पर कितना सीट है? क्या है ऑप्शन? क्वेश्चन क्या था कि MS ऑफिस
2010 की एक्सेल वर्क बुक में डिफ़ॉल्ट तौर पर कितना सीट है? तो इसका आंसर क्या हो जाता? 3 सीट है। क्या हो जाता है इसका? 3 सीट होता है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाता है? प्लॉटर एक इनपुट डिवाइस नहीं है। क्या नहीं है? प्लॉटर एक इनपुट डिवाइस नहीं है। यह क्या है कि क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पर दिए हैं। आपको अगर क्वेश्चन इस प्रकार से रिपीट भी करता है तो इसका आंसर निश्चित रूप से प्लॉटर ही होगा, क्योंकि आप एग्ज़ाम जब दिए होंगे तो आप देखे होंगे कि क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीट करता है। ऑप्शन इधर का उधर हो सकता है लेकिन क्वेश्चन रिपीट करता है, और ए नंबर का ऑप्शन डी नंबर में, डी नंबर का ऑप्शन ए नंबर में हो सकता है, लेकिन आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसीलिए हम आपको इसका आंसर प्लॉटर ही दिखा रहे हैं। हालांकि हम लोग जान लेते हैं कि इनपुट डिवाइस में कौन कौन से उपकरण आते हैं। तो देखिए, इनपुट डिवाइस में कौन कौन से आते हैं और आउटपुट में कौन कौन से आते हैं, हम उन सभी पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, इनपुट में कौन से आते हैं? कीबोर्ड हो गया, इनपुट का प्रकार है। माउस हो गया, क्या हो जाता है? कीबोर्ड हो गया, इनपुट में माउस हो जाता है। और फिर जॉयस्टिक हो गया है, और फिर जॉयस्टिक हो गया, और लाइट पेन हो गया, स्कैनर हो गया, और फिर बार कोड रीडर हो जाता है, टच पेन हो गया, टच पेन रीडर, और फिर ऑप्टिकल मार्क रीडर। यह सभी का सभी क्या हो जाता है? इनपुट डिवाइस हो जाते हैं। यह सभी का सभी इनपुट डिवाइस हो जाते हैं। तो आपको इनपुट डिवाइस के रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इतना याद रख लें, तो आप निश्चित रूप से इनपुट डिवाइस में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप वहाँ पर सही कर पाइएगा। इनपुट डिवाइस में क्वेश्चन पूछा ही जाएगा कि बताइए निम्न में से कौन से इनपुट डिवाइस हैं। तो अगर आपको इतना चीज़ याद रहेगा तो आप निश्चित रूप से आप उस प्रश्न का हल कर सकते हैं। इसी प्रकार हम लोग आउटपुट डिवाइस की चर्चा एक बार कर लेते हैं कि आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं। देखिए, आउटपुट डिवाइस कौन कौन सा होता है? मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, क्या है कि फ्लॉटर हो गया, स्पीकर हो गया, कार्ड रीडर हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर हो गया। क्या सब हो गया? स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर हो गया। तो यह सभी का सभी उपकरण आउटपुट डिवाइस में काउंट किए जाते हैं। तो आप इनपुट डिवाइस के बारे में भी देख लिए और आउटपुट डिवाइस को भी आप जान लिए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि इंटरनेट तक पहुंचने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? प्रश्न क्या था कि इंटरनेट तक पहुंचने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाता है? इसका आंसर क्या हो जाता है? यूनिक आईपी एड्रेस होता है। क्या होता है? यूनिक आईपी एड्रेस होता है। यानी कि इंटरनेट तक पहुंचने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? यूनिक आईपी एड्रेस की आवश्यकता होती है। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है कि कंप्यूटर पर रिमोट, प्रश्न क्या है? कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिंग की सुविधा प्रदान करता है। कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिंग की सुविधा प्रदान करता है। किसके द्वारा किया जाता है? यह टेलनेट के द्वारा। स्पेलिंग देख लीजिए, TELNET। आप स्पेलिंग सही होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपको ऑप्शन में स्पेलिंग ही आपको गलत दे दिया जाएगा। सारा का सारा ऑप्शन टेलनेट ही दिया रहेगा, लेकिन स्पेलिंग ही उल्टा पुल्टा का दिया रहेगा, तो आप वहाँ पर भी गलती आप कर सकते हैं। तो एक बार आप स्पेलिंग भी देख लीजिए, क्या होता है? TELNET। तो प्रश्न एक बार हम लोग देख लेते हैं कि कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिंग की सुविधा प्रदान करता है कौन सा चीज़? टेलनेट के द्वारा किया जाता है। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसने गढ़ा? मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसके द्वारा दिया गया?
तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? जॉन मैककार्थी के द्वारा दिया गया। क्या होता है? जॉन मैककार्थी के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिया जाता है। अगला प्रश्न को देखिए। प्रश्न है कि URL, प्रश्न क्या है? URL यानी कि URL का फुल फॉर्म पूछता है कि क्या होता है, पूछता है कि URL होता क्या है। तो यह क्या होता है कि इंटरनेट पर प्रदर्शित वेब पेज का एड्रेस होता है। URL क्या होता है? इंटरनेट पर प्रदर्शित वेब पेज का एड्रेस होता है। आपको एग्जाम में कहीं कहीं पर URL का फुल फॉर्म भी पूछा गया है। हालांकि मैं आपको फुल फॉर्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन NTPC CBT 1 में पूछे गए हैं, मैं आपको अगले वीडियो में वह चीज़ प्रोवाइड करने वाला हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। फिलहाल हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि वेबसाइट द्वारा बनाई गई एक छोटी टेक्स्ट फाइल, वेबसाइट द्वारा बनाई गई एक छोटी टेक्स्ट फाइल जो उस स्टेशन के लिए अस्थायी रूप से उपयोगकर्ता के कंप्यूटर में संग्रहित होता है, क्या कहलाता है? तो क्या हो जाएगा? कुकीज कहलाता है। क्या कहलाता है? कुकीज कहलाता है। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न था कि www का आविष्कार किसने किया? बहुत ही आसान प्रश्न है कि www का आविष्कार किसने किया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? टिम बर्नर्स-ली ने किया था। किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली ने किया था। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है कि कंप्यूटर में फोर्ट्रॉन प्रयुक्त होता है, कंप्यूटर में फोर्ट्रॉन प्रयुक्त होता है। तो इसका सही आंसर क्या होता है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन के लिए कंप्यूटर में फोर्ट्रॉन प्रयुक्त होता है। किसके लिए? फॉर्मूला ट्रांसलेशन के लिए। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? बहुत ही आसान सवाल और बच्चे वाला सवाल। क्या होता है? चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। यह सभी का सभी आसान सा भी सवाल NTPC CBT 1 में पूछा गया सवाल है। यह सभी का सभी सवाल वहाँ पर पूछा गया सवाल है। तो आप बिल्कुल भी ये मत मानिए कि मैंने इसमें कोई ऐड किया है। मैंने आपको वह सभी सवाल यहाँ पर दिखाया है जो सवाल उस NTPC के एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल है। इसी प्रकार कुछ और भी प्रश्न दिए गए हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो थोड़ा और इसके बारे में थोड़ा हम लोग जानकारी ले लेते हैं कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। अबेकस एक प्राचीन गणना यंत्र है जिसका आविष्कार प्राचीन बेबीलोन में अंकों की गणना के लिए किया गया था। और पास्कलाइन कैलकुलेटर फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने 1662 में प्रथम यांत्रिक गणना मशीन का आविष्कार किए थे। तो यह सब क्या होता है कि इस प्रश्न के रिलेटेड मैंने आपको यहाँ पर जानकारी दिया है। हालांकि थोड़ा और भी यहाँ पर जानकारी मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बता दूं कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर आधारित थे। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर आधारित थे? वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थे। द्वितीय श्रेणी के कंप्यूटर ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी पर आधारित थे। तृतीय श्रेणी के कंप्यूटर इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि IC पर आधारित थे। और चतुर्थ श्रेणी के कंप्यूटर बृहत एकीकृत सर्किट यानी कि LSI पर आधारित थे। और पंचम श्रेणी के कंप्यूटर किस पर आधारित थे? अल्ट्रा बृहत एकीकृत सर्किट यानी कि ULSI पर आधारित थे। तो अभी तक कंप्यूटर की 5 पीढ़ी की खोज किया जा चुका है। तो आप पांचों पीढ़ी के बारे में ज़रूर जान लें कि प्रथम पीढ़ी किस पर आधारित था, क्या हो जाएगा? वैक्यूम ट्यूब पर आधारित था। द्वितीय श्रेणी ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी पर आधारित था। तृतीय श्रेणी इंटीग्रेटेड सर्किट पर आधारित था। और चतुर्थ श्रेणी
बृहत एकीकृत सर्किट यानी कि LSI पर आधारित था और पंचम श्रेणी अल्ट्रा बृहत एकीकृत सर्किट यानी कि ULSI पर आधारित था। और प्रथम श्रेणी का कंप्यूटर 1940 से लेकर के 1956 के बीच और द्वितीय श्रेणी का कंप्यूटर 1956 से 63 के बीच, तृतीय श्रेणी का कंप्यूटर 1964 से 71 के बीच, चतुर्थ श्रेणी का कंप्यूटर 1971 से 1980 के बीच और पंचम श्रेणी का कंप्यूटर 1980 से वर्तमान समय तक चल रहा है। तो आपसे एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। कंप्यूटर के पीढ़ी से रिलेटेड क्वेश्चन, तो आप इस पीढ़ी के रिलेटेड जो भी अगर डाउट होता है तो इसको ज़रूर एक बार देख लें और याद ज़रूर कर लें, तो आप निश्चित रूप से पीढ़ी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनता है आप सही कर पाइएगा। चलिए तो आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि कंप्यूटर में कुछ शॉर्टकट बटन का प्रयोग किया जाता है और उस शॉर्टकट बटन का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है, हम लोग थोड़ा उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे ऊपर आप देखिए, यह सब बटन कहाँ पर रहता है, किस में रहेगा, कीबोर्ड में रहता है और सबसे ऊपर के पंक्ति में आपको यह सब बटन देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं F1 बटन का कार्य क्या होता है। तो इसका कार्य क्या होता है, हेल्प विंडो खोलना। F1 बटन का कार्य क्या होता है, हेल्प विंडो खोलना होता है। F2 बटन का कार्य क्या होता है, चयनित वस्तु का नाम बदलना। F2 बटन से होता है चयनित वस्तु का नाम बदलना। F3 का काम क्या होता है, फाइल या फोल्डर खोलना F3। और F4 का काम क्या होता है, सक्रिय लिस्ट की सूची प्रदर्शित करना। F4 का काम होता है सक्रिय लिस्ट की सूची प्रदर्शित करना। F5 का काम होता है सक्रिय विंडो को रिफ्रेश करना। F5 का काम क्या होता है, सक्रिय विंडो को रिफ्रेश करना। कुछ और भी बटन होते हैं, हम लोग आगे के स्लाइड में उसको देखने का प्रयास करेंगे। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। प्रश्न है कि संचार प्रोटोकॉल है, संचार प्रोटोकॉल है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, HTTP होता है। संचार प्रोटोकॉल क्या होता है, HTTP होता है। प्रश्न एक इसके अतिरिक्त भी था कि बताइए HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी कि HTTP का पूरा क्या होता है। तो क्या कहना है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल HTTP का फुल फॉर्म होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि वीडियो, प्रश्न क्या है, वीडियो ग्राफिक्स एरे यानी कि VGA, वीडियो ग्राफिक्स एरे रंगीन ग्राफिक्स प्रदर्शित करने की एक प्रणाली है, विकसित किया है। सीधा प्रश्न आपको जानना क्या है कि VGA को विकसित किसने किया है। तो किसने किया है, IBM कंपनी ने किया है, यानी कि IBM का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। और IBM के CEO कौन है, अरविंद कृष्णा हैं। तो VGA का विकास किसने किया है, IBM ने किया है। आपको सीधा इतना याद रखना है, लेकिन एग्जाम में देखिए क्वेश्चन आपको किस तरीके से घुमा करके दिया गया है, जो कि आपको याद बिल्कुल ही ना होगा। और क्या होता है कि एग्जाम में हम जहाँ भी देखते हैं बड़ा क्वेश्चन, हमको लगता है कि बहुत ही भारी होगा, लेकिन आप यहाँ पर देखिए, सीधा आपको ध्यान रखना है क्या कि VGA का विकास किसने किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, IBM ने किया है। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है, वह पोर्ट जो डिजिटल उपकरणों में और में से डेटा स्थानांतरण के लिए एक प्रोटोकॉल है, किस रूप में जाना जाता है। प्रश्न क्या है, वह पोर्ट जो डिजिटल उपकरणों में और में से डेटा स्थानांतरण के लिए एक प्रोटोकॉल है, किस रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, USB पोर्ट के रूप में जाना जाता है।
चलिए थोड़ा अगले भी क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन को जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि पोर्ट से रिलेटेड कुछ और भी प्रश्न बनते हैं, थोड़ा हम लोग उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, पोर्ट से संबंधित कुछ जानकारी ये है कि कंप्यूटर में मुख्य रूप से निम्नलिखित पोर्ट का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले सीरियल पोर्ट का प्रयोग किया जाता है। तो सीरियल पोर्ट क्या होता है कि इस पोर्ट का इस्तेमाल मॉडेम, पुराने कंप्यूटर, माउस और प्रिंटर में किया जाता है। किसका प्रयोग? सीरियल पोर्ट का प्रयोग किया जाता है। अगला है पैरेलल पोर्ट। तो इस प्रकार के पोर्ट का इस्तेमाल स्कैनर, प्रिंटर में किया जाता है, पैरेलल पोर्ट का प्रयोग। और यूएसबी पोर्ट का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? बाहरी उपकरणों जैसे कि एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, माउस, कीबोर्ड, डिजिटल कैमरा इत्यादि में इसका प्रयोग किया जाता है। पैरेलल उपकरणों को जोड़ने में भी यूएसबी पोर्ट का प्रयोग किया जाता है। अगला पोर्ट है ईथरनेट पोर्ट। अगला पोर्ट क्या है? ईथरनेट पोर्ट। तो इस पोर्ट का इस्तेमाल कंप्यूटर को नेटवर्क केबल से जोड़ने में किया जाता है। तो पोर्ट से संबंधित अगर और भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो इस प्रकार से आप जो भी अतिरिक्त क्वेश्चन दिया जाएगा आप वहां से हल कर सकते हैं। चलिए हम लोग थोड़ा अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है शॉर्टकट से रिलेटेड। तो प्रश्न क्या था कि एक्सेल में दाईं ओर क्या था कि एक्सेल में दाईं ओर सक्रिय सेल के साथ चयनित सेल को भरने के लिए कौन से शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? प्रश्न क्या था कि एक्सेल में दाईं ओर सक्रिय सेल के साथ चयनित सेल को भरने के लिए कौन से शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता था? तो इसका आंसर क्या हो जाता? Ctrl+R का प्रयोग किया जाता है। तो हमने कहा कि थोड़ा शॉर्टकट से रिलेटेड भी आप लोगों को बता दिया जाए। तो देखिए, शॉर्टकट से रिलेटेड हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, Ctrl+N का प्रयोग करके नया वर्कबुक खोला जाता है एक्सेल में, और Ctrl+O का प्रयोग करके पहले बनाए गए वर्कबुक को खोला जाता है। नया वर्कबुक खुलता है Ctrl+N से, और पहले बनाए गए वर्कबुक को अगर खोलना है तो Ctrl+O का प्रयोग होता है। Ctrl+W का प्रयोग करके वर्तमान विंडो को बंद किया जाता है, और Ctrl+D का प्रयोग करके वर्तमान सेल के नीचे के सेल में वही डेटा डाला जाता है, और Ctrl+G का प्रयोग करके किसी विशेष सेल में जाना जाता है। क्या होता है कि Ctrl+G का प्रयोग किसी विशेष सेल में जाने के लिए किया जाता है। तो यही रहे कुछ शॉर्टकट से रिलेटेड प्रश्न। कुछ और भी हैं, थोड़ा हम लोग उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए, Ctrl+C और Ctrl+V शॉर्टकट की ऐसी फाइल को कॉपी करके डेस्कटॉप पर पेस्ट करने के लिए किया जाता है। क्या होता है कि डेस्कटॉप पर पेस्ट करने के लिए किया जाता है किसका प्रयोग? Ctrl+C और Ctrl+V का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग थोड़ा टूल देखते हैं, टूल और कीबोर्ड शॉर्टकट। तो देखिए, टूल न्यू में किसका प्रयोग होता है? Ctrl+N का प्रयोग होता है। ओपन करने के लिए Ctrl+O का प्रयोग होता है। सेव करने के लिए Ctrl+S का प्रयोग होता है। प्रिंट करने के लिए Ctrl+P का प्रयोग करते हैं, और कट करने के लिए Ctrl+X का प्रयोग करते हैं, और कॉपी करने के लिए Ctrl+C का प्रयोग करते हैं, और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का प्रयोग करते हैं, और अंडू यानी कि पिछले वाले चीज़ को देखने के लिए हम लोग Ctrl+Z का प्रयोग करते हैं। तो यह भी आप देख लिए। अब हम लोग थोड़े अगले प्रश्न को देखते हैं कि प्रश्न क्या है। प्रश्न है कुछ इस प्रकार कि प्रोग्रामिंग भाषा, प्रश्न क्या था? प्रोग्रामिंग भाषा C++ का विकास AT&T बेल लेबोरेटरीज में वर्जन एस्ट्रोस्टूप द्वारा
प्रारंभ किया गया था? कितना ईस्वी में? 1980 ईस्वी में। थोड़ा आपको यह प्रश्न कुछ भारी देखने को लगेगा, लेकिन यह प्रश्न पीछे के एग्जाम में पूछा गया है, तो इसीलिए आपको यह प्रश्न भारी होने के कारण भी आपको जरूर देखना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, यानी कि 1980 में हो जाता है। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है परस्पर संबंधित फाइलों का संग्रह और प्रोग्राम का एक सेट जो उपयोगकर्ताओं का फाइलों तक पहुंचने और संशोधित करने की अनुमति देता है। तो कौन देता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम देता है। कौन सा देता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम देता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि कंप्यूटर में डेटा को प्रोसेस करने के लिए इसमें से किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? बाइनरी भाषा का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न क्या कहता है? कंप्यूटर में डेटा को प्रोसेस करने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? बाइनरी भाषा का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है साउंड इफेक्ट फाइलों के दो प्रकार हैं जिन्हें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जोड़ा जाता है, वे कौन कौन से हैं? तो क्या हो जाता है? .wav फाइल और .mid फाइल होता है। साउंड इफेक्ट फाइलों के दो प्रकार हैं जिन्हें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जोड़ा जाता है, वो कौन से फाइल होते हैं? .wav फाइल और .mid फाइल होते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है सरकारी वेबसाइट का डोमेन एक्सटेंशन क्या होता है? सरकारी वेबसाइट का डोमेन एक्सटेंशन क्या होता है? कि .gov होता है। क्या होता है? .gov होता है। और कॉमर्शियल वेबसाइट का क्या होता है? .com होता है, यानी कि .com। तो आप जान सकते हैं कि जिस वेबसाइट के लास्ट में .com लगा हुआ है वह क्या है? कॉमर्शियल वेबसाइट है, और जिस वेबसाइट के अंत में .gov लगा हुआ है वह क्या है? सरकारी वेबसाइट है। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है प्रोग्राम इंटरनेट पर डेटा का आदान प्रदान कौन सा करता है? प्रोग्राम इंटरनेट पर डेटा का आदान प्रदान कौन करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाता है? HTTP करता है, यानी कि प्रोग्राम इंटरनेट पर डेटा का आदान प्रदान कौन करता है? HTTP करता है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि कैश यानी कि CACHE कैश मेमोरी स्थित होता है। कहाँ पे स्थित होता है? यह CPU में स्थित होता है। कहाँ पर स्थित होता है? CPU में। कौन सा मेमोरी? कैश मेमोरी। तो हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, और CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। चलिए थोड़ा अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है URL http://www.d2h.com/login.php में कौन सा घटक वेब पेज के साथ की पहचान करता है? तो क्या हो जाएगा? /login.php वेब पेज की पहचान करता है। अगले प्रश्न को देखिए। तो दोस्तों यही रहे कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि NTPC CBT 1 में पूछे गए प्रश्न हैं, और मेरा मानना है कि अगर आपको एग्ज़ाम के भीड़ से कुछ अलग खड़ा होना है तो आपको कंप्यूटर के प्रश्नों को भी इग्नोर नहीं करना होगा, तभी जा कर के आप क्या होगा कि आप उस भीड़ से अलग हो सकते हैं, नहीं तो आप उस भीड़ में ही शामिल हो जाइएगा। और आपको भीड़ में शामिल नहीं होने के लिए क्या है कि आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। करना क्या है कि जितना भी रेलवे में एग्ज़ाम हुआ है, खास करके NTPC में जो TCS करा रही है एग्ज़ाम, इस
TCS के द्वारा पूछे गए कंप्यूटर सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन पूछा गया है, हमें उस क्वेश्चन को एक बार देख लेना है, ताकि हमें अगर एग्ज़ाम देना होगा तो वहाँ पर हम कंप्यूटर से प्रश्न जो आएंगे हम वहाँ पर रुक नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार आप कंप्यूटर सेक्शन की तैयारी कर सकते हैं। हम आपके लिए भी तैयारी किस तरीके से कंप्यूटर में करते रहें, कंप्यूटर के प्रश्न को हम 3 से 4 वीडियो में आपके बीच लाते रहेंगे। यह हमारा पार्ट 1 का सेक्शन है। हम पार्ट 2 और पार्ट 3 करके आप लोगों के बीच कंप्यूटर के प्रश्न लाते रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि हमारा इस तरीके का प्रयास आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो एक बार लाइक ज़रूर करें, और अभी तक आप हमारे चैनल गंगा स्टडी बेगूसराय को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले कोई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।